हो रही थी दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। जी हां, इस बात को लेकर लोगों में चर्चा रही कि एक चौकीदार देश का और अब दूसरा चौकीदार प्रदेश का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस मिलनसार व्यक्तित्व की जिसकी मुस्कान में कई राजनीतिक राज छुपे होते हैं। और इतना ही नहीं, वो पेशे से वकील भी रहे हैं और इसके साथ साथ इन दिनों वो वकालत भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाला। इन दिनों आपने वकालत की शिक्षा ग्रहण की है और इन दिनों आप वकालत कर रहे हैं साध्वी की। क्या हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं किसी की वकालत नहीं करता। मेरे पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के पीछे के कारण अगर मुझे पूछे गए तो मैं उन कारणों को बता रहा हूं। सवाल हिंदुत्व का नहीं है। देखिए, हिंदुत्व तो हमारी पहचान रहा है। हमारे लिए हिंदुत्व कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन हमको ये बताते हुए भी कभी कमी महसूस नहीं हुई कि हां, हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, क्योंकि हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। ये 2000 साल की परंपरा का हिंदुत्व है जिसने दुनिया ने जिनको परिष्कृत किया उन सभी को पनाह दी है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे पारसी हो, सभी को हमारे भारत में पनाह दी है और इसलिए एक व्यापक हिंदुत्व के साथ हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। देखिए, आज अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी के भाषण में 90% समय कौन से विकास के कार्य हुए इसके ऊपर वो कहते हैं, न्यू इंडिया क्या है इसके ऊपर कहते हैं, वापस चुन के आने के बाद क्या विजन है इसके ऊपर कहते हैं, और 10% समय उनका राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर होता है। कहीं पर भी धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर वोटरों को अपील करना, ये कभी भी न प्रधानमंत्री जी ने किया है, न हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने किया है, न हमारे शीर्षस्थ नेता राजनाथ जी वगैरह किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बात तो ये आती है सीधे तौर पर ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है। आपने भोपाल से साध्वी को टिकट दी तो ये साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण करने के लिए कथित तौर पर अभी भी उन पर मामला चल रहा है। देखिए, ध्रुवीकरण का बिल्कुल विषय ही नहीं है। जहां तक साध्वी प्रज्ञा जी का विषय है, आप समझ लीजिए कि एक नैरेटिव तैयार किया गया था। विशेष रूप से इस नैरेटिव की शुरुआत ही महाराष्ट्र से हुई और वो समय कैसा था आप देखिए। बड़े पैमाने पर आतंकवाद से पूरा देश प्रताड़ित था। रोज घटनाएं होती थी जिसके चलते राज्यों की एटीएस होगी, राज्यों की पुलिस होगी, ये बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी। साथ साथ प्रिवेंटिव एक्शन हो रहा था और इसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा था। उस समय अल्पसंख्यक समाज में और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में एक भावना यह तैयार हुई कि हमारे ऊपर ज्यादा कार्रवाई हो रही है, हमारे बच्चों को पकड़ा जा रहा है और इसके कारण उस समय की कांग्रेस एनसीपी की सरकार या देश की कांग्रेस सरकार से वे बड़े नाराज थे और उसका एक रिएक्शन उनमें था, जिसके चलते जो कुछ कार्रवाई हो रही थी वो सही कार्रवाई करना छोड़कर या उसको ठीक करना छोड़कर उस समय की सरकार ने काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए एक हिंदू टेरर का विषय लाया और साध्वी प्रज्ञा हो या कुछ और लोगों को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया और ऐसा दिखाया गया मानो अब हिंदू संगठन आतंकवाद फैला रहे और उसको एक हिंदू टेरर का नाम दिया। अगर आप देखेंगे तो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी है किस प्रकार से नैरेटिव तैयार किया गया है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल साफ ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, इतनी पुरानी परंपरा को, इतनी पुरानी संस्कृति को, हिंदू धर्म को ये जो बदनाम करने की साजिश की गई थी, इस साजिश को ये जवाब है। और देखिए, अब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो स्पष्ट हो गया फ्रेमिंग था, ये बिल्कुल कुकटअप था। तो अगर कोई देश की पार्टी या कोई सरकार हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू टेरर
इस प्रकार से नैरेटिव फ्लोट करे, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी, आप ये सही मानते हैं कि उन्हें जो टिकट दी गई है उसमें कोई आपको नहीं, बिल्कुल नहीं लगता? बिल्कुल कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, उनके ऊपर क्यों सवालिया निशान लग रहा है? राहुल गांधी बेल पर है लेकिन चुनाव लड़ रहे। राहुल जी को तो क्लीन चिट नहीं मिली है। लेकिन आतंक ना, साध्वी प्रज्ञा को तो क्लीन चिट मिली। हां, अगर एनआईए का इन्वेस्टिगेशन जारी होता, अगर एनआईए ने चार्जशीट फ्रेम की होती जिसमें उनको दोषी माना होता, अगर उनके खिलाफ क्लीन चिट नहीं होती, मुख्यमंत्री जी एक चीज तब उनको देना गलत होता। आप वकालत की शिक्षा आपने जो की है, जो ये साबित कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल वकालत का नहीं है। सवाल यह है, हमारे देश की सीआरपीसी में प्रोसिक्यूशन को अपना केस एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तभी तो जजमेंट आता है, तभी कोर्ट उसके ऊपर साक्षी जो होती है, जो सबूत होते हैं, इस पर विचार करके कोर्ट फैसला देता है। अब जहां प्रोसिक्यूशन स्वयं ये कह रहा है कि ये फ्रेम्ड अप है, ये कुकड अप है, और प्रोसिक्यूशन खुद अगर क्लीन चिट दे रहा है, तो कोर्ट तो कोई अलग निर्णय नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट वापस इन्वेस्टिगेशन करने को बोलेगा, लेकिन वो भी इसमें संभावना मुझे दिखती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी ने निर्णय जो लिया है सोच समझ कर लिया है। मुख्यमंत्री जी, आप बहुत कम मिलते हैं और आपके लिए सवाल इतने सारे हैं। आप देश की आर्थिक राजधानी के चौकीदार हैं। आप चूंकि सवाल अब आगे बढ़ रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं और हम संक्षिप्त में उससे आपसे बात करते चलेंगे। राम मंदिर, चुनाव आता है, राम मंदिर का मुद्दा आवाज करने लगता है, फिर शांत। नहीं, हमारे लिए तो राम मंदिर का मुद्दा तब तक रहेगा जब तक भव्य राम मंदिर बन नहीं जाता। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो हो गया। अब भव्य राम मंदिर बनाना है, जिसके लिए सरकार ने बहुत स्पष्ट भूमिका रखी है। केंद्र की सरकार ने हमेशा ये कहा है कि इसका जो इसमें से मसले को, इसको जो पूरा करना है, इसका जो हल निकालना है, वो कोर्ट के माध्यम से निकलेगा या फिर संवाद के माध्यम से निकलेगा। अब कोर्ट में बिल्कुल अंतिम चरण पर ये सारी चीजें, कोर्ट ने कमेटी तैयार की है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार के तथ्य, जिस प्रकार के सबूत है, राम मंदिर तो बनेगा। आप राम मंदिर पर राजनीति नहीं करते? नहीं, बिल्कुल राजनीति करने का सवाल ही नहीं है। देखिए, राम जी हमारे लिए राजनीति से बहुत ऊपर है। और मुझे किसी ने एक एसएमएस पे जोक भेजा, इसको जोक करके समझिए, लेकिन कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट में राम जी के अस्तित्व के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट को भी राम जी के जन्मदिन पर छुट्टी होती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर राजनीति नहीं है। बात करें आपके अपने सहयोगी की, जो हमेशा से मुख्यमंत्री जी आप लोगों को आंखें तरेरते रहे, उनके अखबार के जरिए तमाम उल जलूल बातें लिखना, वो कैसे अब आपकी गोद में आ गए? देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि शिवसेना और बीजेपी हमारा 30 साल का गठबंधन है। 30 साल हम लोग साथ में रहे। लेकिन एक बार आपने भी कहा था कि मैं शेर के मुंह में हलक हाथ डालना चाहता हूं। ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस 30 सालों में 3 साल ऐसे रहे कि जिसमें हम में अनबन रही। हमने एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दिए, लेकिन ये अनबन के समय भी सरकार में हम साथ में थे, निर्णय भी साथ में ले रहे थे। और आप पिछले 4 वर्षों में मेरे सारे बयान देख लीजिए, सारे इंटरव्यू देख लीजिए। मैंने 4 वर्षों में कंसिस्टेंटली कहा, हम 2 पार्टियां हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, राष्ट्रीयत्व यही हिंदुत्व मानने वाले हम लोग हैं, और इसलिए हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए हम साथ में ही लड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वोटर भी ये चाहता था। हम लोग साथ में आए हैं, पुरानी चीजों को भूलकर आए हैं। आप देखिए, अगर मायावती जी और मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी साथ में आ सकते हैं, जिन मायावती जी का एक प्रकार से उनकी हत्या करने का प्रयास सपा ने किया, वो साथ में आ सकते हैं। जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते वो साथ में आ सकते हैं, हम क्यों नहीं आ सकते? यानी ये मान लिया जाए कि ये अनुबंध आपका विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ये 100% विधानसभा चुनाव में भी जारी। आप दोनों साथ रहेंगे विधानसभा? हम बिल्कुल 100% विधानसभा के चुनाव में साथ लड़ेंगे। गठबंधन साथ होगा? गठबंधन होगा। एक चीज और देवेंद्र जी जो दिखाई दे रही है वो ये है कि इन दिनों चुनाव के दौरान अनर्गल बातें, बयानबाजी, जुमलेबाजी, अब जैसे राज ठाकरे आपके खिलाफ खूब मुंह चढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, तो आपको लगता है राजनीति में इस तरह की बयानबाजी सही मायने रखती है? देखिए, तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। राज ठाकरे, इनकी हालत ऐसी है
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये आपका जुमला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज ठाकरे, उनका कोई उम्मीदवार लड़ नहीं रहा। वो सभाएं ले रहे हैं, कांग्रेस एनसीपी के लिए सभाएं ले रहे हैं, मोदी जी को अलग अलग भाषा में, कभी मोदी जी के बड़ी तारीफ अलग अलग भाषा में गाली देने का वो काम करते, कुछ वीडियोस भी दिखाते। अभी सुबह हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने वीडियोस के माध्यम से ही राज ठाकरे जी की पूरी पोल खोल कर दी है। देखिए, उनकी सभाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मूल रूप से 2014 में वे एक फोर्स थे, उनके पास विधायक थे, उनके पास कॉरपोरेशन थी, लेकिन मोदी जी की लहर ने ऐसा उनको धो दिया, उनको मानो ये लगता है कि उनकी राजनीतिक दुकान ही बंद हो गई और इसलिए वो झुंझलाए हुए। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मन में आता है, शिवसेना आपकी गठबंधन में, आपको बाला साहब और उद्धव ठाकरे में क्या फर्क दिखाई देता है? देखिए, बाला साहब को तो मैंने कार्यकर्ता के तौर पर देखा है। मेरा बहुत संबंध बाला साहब से नहीं आया। मैं उनसे मिला जरूर, लेकिन चूंकि उस समय मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, तो मेरा कोई अलायंस की दृष्टि से, चर्चा की दृष्टि से ऐसा संबंध नहीं आया। मेरा उद्धव जी से बहुत करीबी संबंध आया। मैं उद्धव जी के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि उद्धव जी एक बहुत सीधे व्यक्ति है, अपनी राजनीतिक सोच को बेबाकी से रखते हैं, लेकिन दिल के साफ है। और मैं ऐसा कहूंगा कि एक मित्र के रूप में उद्धव जी एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल आता है, राजनीति उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी स्मारकों को लेकर, स्मारक महाराष्ट्र में भी बन रहे हैं, तो आपको लगता है स्मारकों की राजनीति कहीं न कहीं राजनीति में लाभ देती है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि स्मारकों की राजनीति का सवाल नहीं है। देखिए, इसको दो प्रकार से देखा जाना चाहिए। पहला तो यह है कि अगर हम हमारे इतिहास को भूल जाए तो हमें भविष्य नहीं होता। वर्तमान तो हो सकता है, भविष्य नहीं होता। स्मारक हम लोग इसलिए तैयार करते हैं कि उसमें से इंस्पिरेशन मिले, लेकिन स्मारक किसके बनने चाहिए, कब बनने चाहिए? उस समय बनने चाहिए जब उन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य किया हो। अभी देखिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक हम बना रहे। आज अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो ये जो हमारी स्वतंत्रता की अवधारणा है, ये शायद इस प्रकार से हम रख नहीं पाते। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का स्मारक हम बना रहे, ऐसी जगह बना रहे कि जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जिन्होंने भारत को संविधान दिया। मायावती जी के स्मारक को आप कहते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मायावती जी उनके कार्यकर्ताओं को इंस्पिरेशन शायद देती होगी, पर मैं ये नहीं मानता कि अभी ये समय है कि मायावती जी के स्मारक बने। और इसलिए मुझे ये लगता है कि जो कोर्ट की टिप्पणी है कि फिजूल खर्ची है, मुझे ऐसा लगता है कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल, ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं, क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, तीसरे चरण के बाद जिस ताकत से ईवीएम के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर इलेक्शन कमीशन जा रहा है, ये एक प्रकार से कवर फायरिंग है। अपनी हार को अभी से जस्टिफाई करने का ये एक तरीका है। वे 3 चरण के बाद जान गए कि जनता का रुख क्या है, और इसलिए हारने के बाद ये ईवीएम को ही कोसेंगे। मैं इनको पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम इतना मैनेजेबल था तो राजस्थान में क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? आप जीतोगे तो ईवीएम मैनेज नहीं होता, आप हारोगे तो होता है। कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, उन्होंने कहा, देखिए, दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में 4 घंटे में चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका हमको गर्व होना चाहिए। हम हारे चाहे जीते, पर इसका गर्व तो होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल, यहां एक मॉडल रखा हुआ है और देश को इंतजार है इसका, क्या प्रोग्रेस है इसकी? मैं बात कर रहा हूं बुलेट ट्रेन की। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। लैंड एक्विजिशन का कार्य हम करीब करीब समाप्त करते आए हैं। इसका जो मुख्य स्टेशन है उसके लिए हमने बीकेसी में जगह दे दी है और उसका कंस्ट्रक्शन भी अभी शुरू हो रहा है। अभी तक
जो टाइमलाइंस तय हुई थी उन टाइमलाइंस के हिसाब से इसका काम चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले 2-3 सालों में हम लोग बुलेट ट्रेन में सफर कर पाएंगे। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? जरूर दौड़ेगी। मुख्यमंत्री जी एक सवाल आप आते हैं, दौड़ेगी। मुख्यमंत्री जी एक सवाल आप आते हैं विदर्भ से, और विदर्भ राज्य की मांग काफी समय से पेंडिंग है, और मेरे ख्याल से आप लोग भी, आपकी पार्टी, आपका दल छोटे राज्यों की वकालत करता है। क्या विदर्भ राज्य बनेगा? देखिए, छोटे राज्य की बात हमारी पार्टी ने हमेशा ही कही है, और इसके ऊपर हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता भी है। लेकिन अभी अगर कोई राज्य बनाना है तो राज्य सरकार नहीं बना सकती, वो तो केंद्र सरकार बना सकती है। तो ये सवाल तो, और इसका जवाब तो केंद्रीय बीजेपी प्रस्ताव आप भेजेंगे? अगर जरूरत नहीं है। देखिए, प्रस्ताव भेजने की भी जरूरत नहीं है, ये केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। अब देखिए, तेलंगाना बना या उससे पहले के राज्य बने, कौन सा प्रस्ताव गया था? तो ये देखिए, ये पूरा प्रेरोगेटिव केंद्र की सरकार का है, इसका जवाब केंद्र सरकार ही दे सकती है। मुख्यमंत्री जी, एक आपके अलावा आपने भी कहा है और आपकी एक मंत्री ने भी कहा कि बालाकोट को लेकर जो संख्या की बात हो रही है कि संख्या कितनी थी, कितने मरे, उसमें आपने कहा कि नेताओं को रॉकेट में लपेट के भेज देना चाहिए और वो वहां जाके गिनाए। कितना सही है? देखिए, हम लोग जब भाषण करते हैं ना, आजकल लोग कहते हैं कि नेताओं के भाषण उतने अच्छे नहीं होते, मजा नहीं आता सुनने में। पहले के भाषण कितने अच्छे होते थे। राज ठाकरे के भाषण में लोगों को मजा आता। मैं बता रहा हूं, क्योंकि आजकल हम लोग भाषण में व्यंग नहीं कर सकते, अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग नहीं कर सकते, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते। देखिए, पूरी मर्यादा में रहकर अगर हम लोग व्यंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको व्यंग के तौर पर लेना चाहिए। अगर हम लोग पहले ये कहते थे कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार, तो इसका मतलब हम हाथी नहीं होते और सामने वाले कुत्ते नहीं होते। इसी प्रकार से मेरे वाक्य आप अगर देखेंगे तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं यार ये सबूत मांग रहे हैं, मैं कहता हूं मैं मजाक में कह रहा हूं। ऐसा मैं पहले बोलता हूं कि मैंने तो मजाक में ये कहा कि अगर पहले पता होता तो कोई नेता बांधकर छोड़ देते। तो इसका मतलब मैं पहले से कह रहा हूं कि मजाक में मैं कह रहा हूं। देखिए, कुछ चीजें जो होती है ये भाषणों में हम लोग व्यंग करते हैं, उस प्रकार का व्यंग था, हाँ मजाकी व्यंग था, और मैंने पहले कह भी दिया था और हर भाषण में कहा था कि मैं मजाक के तौर पर ये कह रहा हूं, कोई ऐसा इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसको उसी स्पिरिट में लिया जाना चाहिए। देवेंद्र जी, आखिरी 2-3 सवाल संक्षिप्त में, मुझे पता है आपका वक्त बहुत व्यस्त है अभी आप। सवाल ये बनता है कि महाराष्ट्र में आपकी ताकत तो बढ़ रही थी, लेकिन क्या आप लोग अपने बलबूते आप दूसरे दलों के नेताओं को देख रहे थे और ठीक चुनाव के पहले आपने उन्हें अपने दल में शामिल किया, तो आपको लगता है कि बीजेपी के पास वो चेहरे नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर हमारे उम्मीदवारों को आप देखिए तो 90% उम्मीदवार ये पार्टी के हैं, ये जिन्होंने पार्टी में 10 साल पहले 15 साल पहले प्रवेश लिया, ऐसे लोग हैं। 2-3 नए चेहरे हमने लिए हैं और सभी पार्टियों ने लिए। जब चुनाव होता है तो चुनाव में एक नैरेटिव होता है, चुनाव में एक माहौल होता है, चुनाव का एक परसेप्शन होता है। ऐसे समय कुछ हम लोग राजनीतिक निर्णय भी करते हैं, कुछ लोगों के आने से एक परसेप्शन पूरा बदलता है। तो इसके चलते कुछ लोगों को हमने पार्टी में लिया है। देखिए, हो क्या रहा है कि कांग्रेस एनसीपी के जो बड़े घराने हैं, उनकी जो युवा पीढ़ी है, उसको ये लगता है कि अब कांग्रेस एनसीपी में वो बात नहीं रही जो बात मोदी जी के पास। तभी आपने कांग्रेस में सबसे बड़ी सेंध लगा दी और इसलिए मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के वो लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, हम उनको ले रहे हैं। एक आखिरी सवाल मुझे लगता है आज के हमारे साक्षात्कार का, वो ये कि आपको ये कहा जाता है, कई नेता कहते हैं कि अरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो मोदी के आदमी हैं। ये मोदी के आदमी कहलाना, देखिए, मोदी जी हमारे नेता है, देश के प्रधानमंत्री जैसे है वैसे आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी जी है। और इसलिए अगर सरकार है तो मोदी जी की सरकार है, हम लोग कहते हैं मोदी सरकार। उस प्रकार से अगर हमको किसी ने मोदी जी का व्यक्ति कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई गलत बात नहीं है। ये बात जरूर है कि अगर आप मोदी जी को पूछेंगे तो मोदी जी कहेंगे मेरा व्यक्ति नहीं, बीजेपी का व्यक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता, किसी के व्यक्ति नहीं होते, किसी के कार्यकर्ता नहीं होते, हम सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता है,
हम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आज बीजेपी के प्रमुख मोदी जी है। जिसे एक जमाने में अटल जी होते थे, अटल जी हमारे प्रमुख हुआ करते थे, आज मोदी जी हमारे प्रमुख है। मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिलेंगी आपको? देखिए, मुझे तो महाराष्ट्र में जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मुझे किसी ने पूछा था कि क्या महाराष्ट्र में होगा। 2014 में महाराष्ट्र में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की सुनामी है। आंकड़े बताइए। मैं आंकड़ों में आपको बता रहा हूं, पिछले बार से आगे जाएंगे, पीछे नहीं। तो ये थे चौकीदार देवेंद्र फडणवीस। जी हां, अभी तो उनकी जो है लड़ाई है लोकसभा चुनाव में, लेकिन अग्नि परीक्षा विधानसभा की है। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक आभार। यू।